Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live class. Hello everyone, welcome to the platform of Edurise India. I am Saurav and I am your chemistry faculty. Today the topic that I am going to discuss is the chemical reaction and equation. Okay, so here we are. Chemical reactions and equation. Chemical reaction होता क्या है and what do you mean by a chemical equation? For writing a chemical reaction, reactant and product is required. Okay, between reactant and product arrow is placed. What do you mean by this arrow? ये arrow क्या denote करता है? Okay, first of all ये हम जानते हैं कि जो कंपोनेंट हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं दैट इज नोन एज रिएक्टेंट, और जो कंपोनेंट आप लोग राइट हैंड साइड में लेते हैं दैट इज नोन एज प्रोडक्ट. अब बात यह है कि इस एरो का क्या रोल है. दिस एरो सिग्निफाइज दैट हाउ मच टेम्परेचर प्रेशर यू हैव अप्लाइड और विच टाइप ऑफ catalyst you have been used. Okay, so basically if I am talking about this arrow represents that the reaction is irreversible. Okay, irreversible means what? reactant से product तो बनेगा but product से reactant नहीं बनेगा. Okay, means if I am writing A plus B gives C plus D, it means the reactant is completely consumed. Okay, but अगर मैंने यहां लिख दिया C plus D gives A plus B, this is not possible, right? बिकॉज यहां पर ये जो एरो है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा है. ओके, अगर यहां पर अगर मैंने ऐसा एरो यूज किया, सपोज A प्लस बी gives C plus D, this is the LHS side means this is the reactant and this is the RHS side means this is the product. Okay, now this arrow represents that the reaction is bidirectional or reversible. Means what? reactant से product बनेगा in the same way product से भी reactant बनेगा. means अगर मैंने ऐसा लिख दिया, इस केमिकल रिएक्शन को मैं इलैबोरेट कर रहा हूं. ओके, इफ A plus B gives C plus D then this is okay. If I am writing C plus D, if it gives A plus B then again it is correct. Okay, means what? अगर बाई डायरेक्शनल और रिवर्सिबल रिएक्शन की बात की जाए तो जो रिएक्टेंट है दैट इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड. ओके, अब अगर बात की जाए इस एरो की, इस एरो का और क्या काम है. ये एरो डिनोट करता है कि आपने कितना टेम्परेचर और प्रेशर दिया रिएक्टेंट साइड में सो दैट कि वो प्रोडक्ट बना, और विच टाइप ऑफ कैटलिस्ट यू हैव बीन यूज्ड. कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट ये एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज यूज्ड टू इनहेंस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट इंडल्जिंग इट. वो खुद से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को इनहेंस कर सकता है. ओके, अगर हम लोग बात करें, ये मैंने कुछ बेसिक्स आपको बताया केमिकल रिएक्शन के बारे में. अब अगर बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय अ केमिकल इक्वेशन. ओके, कभी भी अगर सपोज मैंने ले लिया A plus B gives C plus D, what does it mean? It means this is a chemical reaction. Chemical reaction जो है it is the simplified form of chemical equation. Okay, हर जगह ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप
पूरे केमिकल रिएक्शन को पूरा उसको इलैबोरेटेड फॉर्म में लिखे, मींस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखे। केमिकल इक्वेशन से आप क्या समझते हैं, कभी भी कोई भी रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो तो उसमें जो आपने कंपोनेंट लिया है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, उसका साइन क्या है, उसका सिंबल क्या है, अगर उसमें कितना आप टेम्परेचर प्रेशर दे रहे हैं या कौन सा कैटलिस्ट दे रहे हैं, पूरा जब हम डिटेल डिस्क्रिप्शन की अगर बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके, सो यहां पर मैंने कोई भी डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, आई हैव सिंपली रिटन दैट a plus b gives c plus d। ओके, सो यू कैन से दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ओके, अगर मैं बात करूं, अगर मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया, सपोज A exists in solid form, B exists in liquid form and the product formed is C that in gaseous form or product form is again it is gaseous form, right? अब मैंने यहाँ बता दिया, जैसे आप लोग जानते हैं, जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर कोई भी कंपोनेंट जो है, कोई भी सब्सटेंस है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है या कंपाउंड है, वो अगर गैसियस फॉर्म में है तो वो लाइटर होता है, उसको हम लोग अपवर्ड एरो से इंडिकेट करते हैं। और कोई भी अगर कंपाउंड जो बन रहा है वो अगर प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा है तो हम लोग उसको डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। जब हम लोग ये सब सारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर इसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो उस पूरे कंप्लीट पैकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। ओके, नाउ व्हाट आर द एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अगर केमिकल इक्वेशन की बात की जाए तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, इट केमिकल इक्वेशन इट शुड बी बैलेंस्ड, इट शुड बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड मीन्स व्हाट, अगर मैंने कोई भी अगर सिंपल एक केमिकल रिएक्शन ले लिया, दैट इज N2 plus H2 gives NH3, दैट इज अमोनिया। यहां पर आप देखिए, अगर एटोमिसिटी की बात की जाए, एटोमिसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय एटोमिसिटी, जैसे आप लोग जानते हैं द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ओके, तो यहां पर नाइट्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है, 2 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड। और अगर प्रोडक्ट साइड की बात की जाए, रिएक्टेंट में सिर्फ एक एटम है। तो कोई भी अगर हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, देयर मस्ट बी एटम्स एज वेल एज आयंस मस्ट बी बैलेंस्ड। ओके, तो अब अपन क्या करेंगे, यहां पर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, दिस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन जो है, दिस इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इस टाइप के अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन। ओके, कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है, स्केलेटल इक्वेशन, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है, तो उसके लिए हमको उसको बैलेंस करना पड़ता है, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड और कंपोनेंट मेथड। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा वो कैसे हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। फिलहाल के लिए भी इतना जानिए कि ये स्केलेटल इक्वेशन है, मींस इट डजंट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए हमें एटम्स एज वेल एज आयन को बैलेंस करना होगा ऑन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, दैट इज, अभी मैंने बताया पहला, दैट इज, अभी मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, दैट इज N2 plus H2 gives अमोनिया, राइट। तो अब अपन इसको बैलेंस करते हैं। ओके, अब मैंने इसको बैलेंस कर दिया, यहाँ पर नाइट्रोजन की एटोमिसिटी 2 है, यहाँ हाइड्रोजन की एटोमिसिटी 2 है। यहाँ पर अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो 1 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है एंड 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। ओके, तो मैंने इसको क्या किया, N2 प्लस मैंने यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इट गिव्स 2NH3। ओके, नाउ देयर आर 2 नाइट्रोजन एटम्स on the reactant side as well as on the product side, and there are 6 number of hydrogen atoms on the product side as well as on the reactant side, means this equation now follow the law of conservation of mass, law of conservation of mass। ये मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसको हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में भी पढ़ेंगे।
ओके, नाउ दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने बताया, अगर यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि नाइट्रोजन जो है ये गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन जो है ये अगेन गैसियस फॉर्म में है, और जो अमोनिया बना ये भी गैसियस फॉर्म में है, इसको मैं अपर एरो से इंडिकेट कर दिया, तो ये एक कंप्लीट पैकेज हो गया। इस केमिकल रिएक्शन को आप केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं। ओके, नाउ अगर बात की जाए दूसरे एसेंशियल क्राइटेरिया के बारे में, तो दूसरा क्या है, इट शुड बी मॉलिक्यूलर। द सेकेंड एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन दैट इज इट शुड बी मॉलिक्यूलर। इट शुड बी मॉलिक्यूलर मीन्स व्हाट, कोई भी अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं या ऑक्सीजन की बात करता हूं तो वो नेचर में वो H2 एंड O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गया, इट शुड बी मॉलिक्यूलर। अगर थर्ड बात की जाए, अगर थर्ड एसेंशियल क्राइटेरिया के बारे में, तो थर्ड क्या होगा, इट शुड रिप्रेजेंट अ ट्रू केमिकल चेंज। इट शुड रिप्रेजेंट अ ट्रू केमिकल चेंज, राइट। मीन्स व्हाट, अगर कोई भी रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्ट कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ उसमें चेंज होगा ही होगा, उसमें केमिकल चेंज होगा और वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, राइट। वो जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ नाइट्रोजन जो गैस है उसकी अलग केमिकल प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन जो गैस है उसकी अलग केमिकल प्रॉपर्टी है। जब ये आपस में जब कंबाइन करेंगे तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज अमोनिया, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी दोनों से अलग होगी, राइट। अगर मैं इसका अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, अगर मैं बात करूं H2, ये दिस इज इन गैसियस फॉर्म एंड O2 दिस इज ऑल्सो इन गैसियस फॉर्म, और ये H2O लिक्विड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो अब देखिए यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। हाइड्रोजन का केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, और वो जो वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, राइट। इट मीन्स इट शुड रिप्रेजेंट अ ट्रू केमिकल चेंज। इट शुड रिप्रेजेंट द नेक्स्ट एसेंशियल क्राइटेरिया दैट इट शुड रिप्रेजेंट change in temperature। जब भी कोई भी रिएक्टेंट आपस में बिफोर द रिएक्शन की बात की जाए और आफ्टर द रिएक्शन की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, देयर शुड बी अ चेंज इन टेम्परेचर। रिएक्शन होने के पहले रिएक्शन साइड में टेम्परेचर अलग होता है और जब वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो उसमें चेंज होता है टेम्परेचर का। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसकी अगर बात करें, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस मीन्स व्हाट, दीज आर द टेम्पोररी चेंजेस। मीन्स अगर कोई इनिशियल फॉर्म में है उससे वो फाइनल फॉर्म में बनता है तो क्या है, उसको वापस से रिटेन किया जा सकता है। मीन्स दैट इज द फिजिकल चेंज इज टेम्पररी वाइल द केमिकल चेंज इज नॉट टेम्पररी, इट इज परमानेंट। मीन्स अगर आपने एक बार कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना दिया तो अगेन आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना सकते हैं, इसको आप इररिवर्सिबल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसको मैं आपके छोटे से स्लाइड से समझाता हूं, दैट इज this one. See, there are, as I told earlier, that there are two types of changes, that is physical change and chemical change. Physical change is temporary। जैसे ये एक पेंसिल है, अगर अपन इसको ब्रेक करते हैं तो वापस से क्या होता है, ये पेंसिल फिर से बनाया जा सकता है। मीन्स दिस इज अ टेम्पररी चेंज। बट अगर बात की जाए केमिकल चेंज की बात की जाए तो केमिकल चेंज इज परमानेंट। जैसे अगर बात की जाए, ये अगर वुड लिया हुआ है, इसमें अगर अपन आग लगा देते हैं ये ऐश बन जाता है। अगेन अब अगर आप चाहेंगे कि ऐश से वुड में कन्वर्जन हो जाए तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मीन्स दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल चेंज। नाउ अब हम लोग जानते हैं, अब हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी अगर आप केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कभी भी केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, राइट। इवोल्यूशन ऑफ गैस मीन्स व्हाट, अगर कोई भी, अब अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर कोई भी मेटल है, राइट, इसको अगर आपने वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया
अगर किसी भी मेटल को आपने वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया, यहां पर मैं स्पेसिफिकेशन नहीं दे रहा हूं कि जो मेटल आपने यूज किया है दैट इज हाईली रिएक्टिव और लो रिएक्टिव मेटल, और द वाटर दैट यू हैव बीन यूज्ड इज हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और इन द फॉर्म ऑफ स्टीम. आई एम राइटिंग अ जनरल कंडीशन दैट इज व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर इट फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड along with हाइड्रोजन गैस. तो आप यहां पर देखिए, यहां इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात हो रही है, मींस हाइड्रोजन गैस इस केमिकल रिएक्शन में इवॉल्व हो गया, राइट. इसको मैं एनिमेशन के माध्यम से समझाऊंगा. अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको. अगर मैं बात करूं चेंज ऑफ कलर की, तो अगर आप कोई भी कंपाउंड लेते हैं, अगर आप उसको हीट करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें कलर चेंज हो जाता है. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज चेंज ऑफ कलर. चेंज ऑफ कलर मीन्स व्हाट. अगर अपन कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो बिफोर द रिएक्शन वो उसका कलर अलग होता है और आफ्टर द रिएक्शन उसका कलर अलग होता है. ओके, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं दैट इज suppose if I am writing CuSO4 dot 5H2O, it is known as कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर, राइट. ये अभी हाइड्रेटेड फॉर्म में है. ये जो 5 अमाउंट ऑफ वाटर है, मैं यहीं पे कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस कर देता हूं. जो यहाँ पर मैंने 5 अमाउंट ऑफ वाटर लिखा है, जितने भी कोई भी अगर सॉल्ट हो उसमें जितना अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी बोलते हैं, राइट. इट इज नोन एज कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. और अगर इसकी कॉमन नेम की बात की जाए तो इसको अपन बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, राइट. अब ये क्या है, ब्लू इन कलर होता है, लेकिन जब जैसे अपन इसको अगर हीट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है. मीन्स CuSO4 डॉट 5 अमाउंट ऑफ वाटर. मीन्स ये जो CuSO4 है, नाउ इसका कलर चेंज हो गया, दिस इज वाइट. ओके, तो ये एक मैंने आपको एक एग्जांपल बताया दैट द चेंज ऑफ कलर. ओके, अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट. व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसिपिटेट. प्रिसिपिटेट किसको बोलते हैं, कोई भी रिएक्टेंट जो है ये आपस में रिएक्शन होता है और अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो जो इनसॉल्युबल पार्टिकल होता है, जो नहीं घुलता है, वो आइदर सस्पेंडेड हो जाता है या बॉटम में जाकर बैठ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेट. और वो जो रिएक्शन पर्टेनिंग अ प्रिसिपिटेट इज नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन. ओके, तो जैसे अगर अपन बात करते हैं, सपोज अगर इसका एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. अगर मान लीजिए आपने यहां पर ले लिया NaCl दैट इज कॉमन सॉल्ट, और हम लोग इसको क्या जानते हैं, NaCl इज नोन एज कॉमन सॉल्ट, और इसी को रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, इसी को टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं. ओके, तो व्हेन NaCl रिएक्ट्स विथ, इफ आई एम राइटिंग AgNO3, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट. तो जब NaCl सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा प्रोडक्ट का, दैट इज सोडियम नाइट्रेट NaNO3 along with AgCl. AgCl ये प्रिसिपिटेट होता है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रिसिपिटेट बनता है उसको हम लोग डाउनवर्ड एरो से इंडिकेट करते हैं. ओके, ये ब्लैक PPT बनाएगा AgCl का. नाउ तो ये हो गया प्रिसिपिटेशन रिएक्शन. अगर बात की जाए एनर्जी चेंज की, एनर्जी चेंज मीन्स व्हाट, बिफोर द रिएक्शन एनर्जी चेंज मीन्स देयर आर 2 टाइप्स. द एनर्जी चेंज इट मे आइदर एक्सोथर्मिक एनर्जी चेंज और एंडोथर्मिक एनर्जी चेंज. कोई भी अगर रिएक्टेंट है वो हीट को या किसी भी तरह की एनर्जी को खुद कंज्यूम कर रहा है और उसके बाद वो प्रोडक्ट में टूट जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक एनर्जी. और कभी भी कोई भी रिएक्शन होता है वो प्रोडक्ट में टूटने के बाद बहुत सारा एनर्जी लिबरेट कर रहा है इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट. अगर इसकी बात करें एनर्जी चेंजेस की, तो नाउ देखिए, अगर मैंने बोला AgBr, राइट, सिल्वर ब्रोमाइड. नाउ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या होता है, इसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का भी हम लोग एग्जांपल बोल सकते हैं. AgBr है तो ये क्या करता है, हीट को कंज्यूम करता है और ये Ag+Br2 में टूट जाता है, Ag+Br2. तो ये जो मैंने एग्जांपल लिखा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक
रिएक्शन। ओके, नाउ अगर बात की जाए हाइड्रोकार्बन की, तो कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन है, राइट, अगर उसको मैं बोलता हूं कि ऑक्सीडाइज करा रहे हैं या ऑन कंबशन गिव्स, इट विल ऑलवेज गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विथ वाटर एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। अगर अपन बोलते हैं, सपोज मैंने कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लिया, दैट इज CXHY, that here the atomicity of carbon is X and the atomicity of hydrogen is Y. When it is oxidized in presence of what O2, it gives always CO2 along with water and lots of energy is liberated in form of heat and light, right? Then this is an example of exothermic energy. एक्सोथर्मिक एनर्जी चेंज, यहां पर क्या होता है, बहुत सारा चेंज होता है एनर्जी का, तो ये सब क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द चेंज इन एनर्जी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, अब बात की जाए चेंज ऑफ स्टेट की। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन जो रिएक्टेंट है उसका क्या स्टेट है, मींस वो किस फेज में प्रेजेंट है, आइदर वो सॉलिड में प्रेजेंट है, आइदर वो लिक्विड में प्रेजेंट है, और आइदर वो गैस में प्रेजेंट है, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं उसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है। अगर मैं सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लूं, अगर मैंने यहां पर लिख दिया कार्बन दैट इज इन सॉलिड फॉर्म इन एंड O2 दैट इज इन गैसियस फॉर्म, राइट, तो जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, दोनों का स्टेट देखिए अलग अलग है, ये रिएक्टेंट है, बट आपस में जब ये रिएक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं दैट इज CO2 दैट इज प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म, तो इसका क्या हुआ, स्टेट जो है दैट इज कंप्लीटली चेंज्ड, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, राइट। नाउ मूविंग विद द एनिमेशन आई एम एक्सप्लेनिंग, दैट इज इन द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस, राइट, with the help of animation I am explaining, right, this is the evolution of gas। अगर अपन evolution of gas की बात करें तो A plus B gives AB। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पर बेकिंग सोडा लिया गया, उसमें अगर आपने विनेगर ऐड कर दिया तो लॉट्स ऑफ हियर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, राइट, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रिलीज हो रहा है दैट इज इन द गैसियस फॉर्म, मींस दिस इज द एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस। व्हेन Na इज, एज आई टोल्ड अर्लियर, मेटल को अगर कभी भी आप वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड अलोंग विथ हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई भी अगर सपोज यहाँ पर Zn मैंने ले लिया H2SO4 के साथ, जैसे आप देख रहे हैं रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, ZnSO4 अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, चेंज ऑफ कलर। ओके, अगर हम लोग बात करें चेंज ऑफ कलर की, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन क्या होता है कि कलर में चेंज आ जाता है, राइट। नाउ यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट की अगर बात की जाए तो ये ग्रीन इन कलर होता है, लेकिन जैसे अगर आप देख रहे हैं कि इसको हीट किया जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है अलोंग विथ कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है दैट इज ब्लैक इन कलर। और एक और एग्जांपल जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले डील किया है, जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जिसको ब्लू विट्रियोल भी अपन बोलते हैं, ये ब्लू इन कलर है, अगर उसको आप लोग हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो एनहाइड्रस हो जाता है, उसका वाटर जो है वो लिबरेट हो गया, तो यहाँ पर ये एनहाइड्रस फॉर्म में हो गया और ये क्या हो गया, दैट इज व्हाइट इन कलर, राइट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेंज ऑफ कलर। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। अगर फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी की बात की जाए तो मैंने जैसा आपको बताया पीपीटी क्या होता है, ये एक इनसॉल्युबल पार्टिकल है जो कि सस्पेंडेड होता है और ये बॉटम में जाकर बैठ जाता है, और इस टाइप का जो भी केमिकल रिएक्शन होता है कंटेनिंग अ प्रेसिपिटेट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। नाउ here the three samples are taken, that is the Cu2 plus solution that is typically blue, Fe3 plus solution that is typically orange or yellow, or Fe2 plus solution that is typically pale green. Now when excess of NaOH is introduced in it, जब इसमें बहुत सारा NaOH मिलाते हैं तो ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देता है, राइट। जैसे अगर अपन देखें इसको तो एक स्लाइड के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूं, these are the solutions, right, when NaOH is added, तो ये क्या हो जाता है, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट हो जाता है। देखिए ये इनसॉल्युबल पार्टिकल दैट इज सब्सटेंडेड। अगर Fe2+ की बात की जाए तो ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देता है, इट इज आल्सो सस्पेंडेड एंड इट फॉर्म्स कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड इट फॉर्म्स blue precipitate. This is a case of when Cu2+ ions is taken in this case, right. Now these are the examples of the formation of precipitate.
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं एनर्जी चेंज की, तो इसमें मैंने आपको बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी चेंजेस, आइदर इट कुड बी एक्सोथर्मिक एनर्जी, आइदर इट कुड बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। सो रिएक्टेंट अगर पहले आपस में एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और रिएक्शन अगर रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है और उसके साथ बहुत सारा एनर्जी लिबरेट होता है इन फॉर्म्स ऑफ हीट एंड लाइट, तो उसको अपन एक्सोथर्मिक एनर्जी बोलते हैं। इसको मैं एक छोटी सी एनिमेशन के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे देखिए यहाँ पर, और बेसिकली हमेशा ये याद रखिएगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो अगर आपने उसको ऑक्सीडाइज कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर आपने उसको बर्न करा दिया तो हमेशा CO2 प्लस H2O देता ही देता है, अलॉन्ग विथ लॉट्स ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। यहाँ पर अगर बात की जाए तो सपोज A प्लस B है, ये लॉट्स ऑफ एनर्जी दे रहा है तो वो एक्सोथर्मिक एनर्जी हो गया। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विकलाइम भी इसको बोलते हैं, जब इसमें आपने वाटर ऐड कर दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ लॉट्स ऑफ heat energy is liberated, it is a kind of exothermic energy, right। अगर बात की जाए एक्सोथर्मिक एनर्जी चेंज की, ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको अपन हीट कर देते हैं और आप बोल सकते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, MgO का फॉर्मेशन हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक एनर्जी। अब एंडोथर्मिक एनर्जी की अगर बात करते हैं तो मैंने क्या बोला कि वो रिएक्टेंट साइड में अगर वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है तो दैट इज एंडोथर्मिक एनर्जी। अगर यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात की जाए, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, हीट एनर्जी को ये कंज्यूम कर रहा है और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट along with H2O and CO2 is formed, right? Then this is an example of endothermic energy. These are the change in these are the examples of change in energy that I have shown with the help of certain animations, right? Now there is change of state. What do you mean by change of state? चेंज ऑफ स्टेट जैसे मैंने आपको बताया विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई भी अगर अपन रिएक्टेंट लेते हैं, जैसे अगर H2 है वो गैसेस के फॉर्म में है, अगर O2 की बात की जाए वो भी गैसेस फॉर्म में होता है, और वो दोनों कंबाइन करके अगर वाटर का फॉर्मेशन करता है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आप देखिए रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन गया तो उसमें क्या हो गया, देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट, राइट। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, और उसमें भी क्या है, कोई भी चेंज ऑफ स्टेट कैसे होता है, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है। जब उसको अपन हीट करते हैं तो उसके बॉन्ड आपस में टूटने लगते हैं तो वो लिक्विड में चला जाता है। और लिक्विड की अगर बात करते हैं तो लिक्विड को भी अगर आप एनर्जी देंगे, उसको आप हीट करेंगे तो वो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस और ज्यादा हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएंगे, वो वीक हो जाएगा, और उसके बाद वो गैसियस प्रोडक्ट का, वो गैस का फॉर्मेशन करता है। ओके, नाउ here it is shown that this is the solid, liquid and gas, as it is shown that the intermolecular force of attraction is more and intermolecular space is least, right। तो अब देखिए इसका अब दूसरा एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया चेंज ऑफ स्टेट का, कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, सल्फर सॉलिड फॉर्म में है, और ये कार्बन CH2 का फॉर्मेशन करता है, दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड, राइट, दैट इज द लिक्विड फॉर्म। ओके, नाउ moving to the next topic, that is importance of a balanced chemical reaction। जैसे मैंने आपको बोला, what are the importance of a balanced chemical reaction। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है वो अगर अनबैलेंस्ड है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करेगा। बेसिकली कभी भी हम लोग अगर केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो अपन क्या करते हैं, उसमें एटम्स एज वेल एज आयंस दोनों को बैलेंस करते हैं, राइट। नाउ if I am writing, अगर सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर H2 प्लस O2 gives H2, मैं एकदम सिंपल एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूँ ताकि किसी को भी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। यहाँ पर अगर बात की जाए तो आप लोग जैसा जानते हैं, अगर वाटर की हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 2, है ना। अगर यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए तो यहाँ पर अपन लिख देंगे दैट इज 2 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होगा, दैट इज 16 × 2 दैट इज 32 ग्राम। अगर रिएक्टेंट के वेट की बात की जाए तो 32 + 2 इट गिव्स 34 ग्राम, राइट। नाउ यहाँ पर अगर वाटर की बात की जाए तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 2 + 16, राइट, इट इज 18 ग्राम। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मॉलिक्यूलर वेट है इसमें देयर इज क्वाइट डिफरेंस।
सो हम लोग अपन इसमें क्या करते हैं, हम लोग को इसमें एटम्स एज वेल एज आयंस को बैलेंस करना होगा और उसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन अभी तक अनबैलेंस्ड है और इसको हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, राइट। तो अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं, अब इसको बैलेंस करने के लिए मैंने इसमें क्या किया, H2 प्लस यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी हो गई 4। इन द सेम वे वो 2 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो गया है, तो यहाँ पर जब 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मीन्स इट विल फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, नाउ अगर बात की जाए, अब आप इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर आप चेक करेंगे 2H2 प्लस H2O गिव्स 2H2O। okay, now here it is 4 gram and this is oxygen, that is 32 gram. So then 32 plus 4 it gives 36 gram, and now that is 2 into 18, that is also 36 gram. तो ये क्या है, ये मैंने आपको बैलेंस करके दिखाया। बेसिकली हम लोग का यहाँ पर कंसर्न होता है कि आपको यू हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसलिए हम लोग बेसिकली इसको बैलेंस भी करते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसको आगे अच्छे से मैं इसको डील करने वाला हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच, and I hope you enjoyed the session. Please like, share, subscribe our YouTube channel, that is Edurise India. Thank you so much. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.